हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन है। मैं पिछले 21 सालों से साइंस सब्जेक्ट में डील कर रहा हूँ। मैं क्लासेस 9, 10th को साइंस पढ़ाता हूँ और 11, 12 जेईई नीट के लिए केमिस्ट्री। आज हम अपना लेक्चर शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्टिन्यूएशन टॉपिक, जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वैसे तो हमने इस पे काफ़ी सारे लेक्चर्स पहले भी अपलोड कर दिए हैं। आज हम इस टॉपिक के बारे में और बहुत कुछ जानेंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने रेजिस्टेंस के बारे में पहले भी बात करी थी कि रेजिस्टेंस एक फोर्स होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, मटेरियल की, जिसकी वजह से वो करंट अगर ऐसे आ रहा है तो वो करंट को रोकने की कोशिश करता है। अगर इतना सारा करंट मतलब एनर्जी अगर रुकेगी तो किसी ना किसी फॉर्म में तो वो कन्वर्ट होगी ही होगी। तो इसीलिए हमने ऑब्जर्व किया है कि जब हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम करंट देते हैं तो वो जाहिर सी बात है काम तो ज़रूर करते हैं, वर्क ज़रूर करते हैं, जो भी उनका काम होता है, लेकिन वो साथ साथ में थोड़ा बहुत गर्म भी होते रहते हैं। उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है और ऐसे में अगर उनका टेम्परेचर इंक्रीज करने लगता है, इसका मतलब ये है कि हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। अगर वो क्या हो, कंडक्टर हो, तो कंडक्टर का काम होता है करंट को पूरी तरीके से जाने देना, पर वो करंट को पूरी तरीके से जाने नहीं देता। कुछ रुकावट, हिंड्रेंस प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अंदर, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मोशन या स्पीड या वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो पहले से कम हो जाती है। इस वजह से उनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किस में बदल जाती है, हीट एनर्जी में, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं का इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रुकने में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो तो कर रहे हैं पर उनको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है। तो उस वजह से, उस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की वजह से करंट जो है वो हीट एनर्जी में बदल जाता है। अब जूल हमारे बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं, जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स। उन्होंने जब ऑब्जर्व किया कि करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में बदल रही है, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम इसको कुछ बेनिफिशियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करें। अब अगर तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की हीट एनर्जी में बदलती है कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर्स जहां पे हम यूज कर रहे हैं, जैसे हमारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पावर प्लांट से घर पे आनी है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, वहां तो ये प्रॉपर लॉस है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम कई जगह पे इसको यूज भी कर सकते हैं बाय मेकिंग इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। उसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। फिलहाल हम बात करते हैं जूल्स के लॉ के ऊपर, जो उन्होंने बनाया कि कोई भी मटेरियल अगर रेजिस्टेंस ऑफर करता है तो कितना करंट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल जाएगी हीट एनर्जी में। तो उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। फॉर्मूला ये कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई भी मटेरियल जो हीट प्रोड्यूस करता है, जब उसके अंदर करंट फ्लो होता है, तो वो डायरेक्टली डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितना पास हो रहा है उसके अंदर, डायरेक्टली डिपेंड करता है कि मटेरियल रेजिस्टेंस कितनी ऑफर कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा ऑफर करेगा तो वो हीट ज़्यादा देगा, अगर करंट उसमें से ज़्यादा पास हो रहा है तो वो हीट में ज़्यादा कन्वर्ट करेगा। और
कितनी देर के लिए आपने उसमें से करंट पास करा है, दैट इज टाइम। अगर हम तीनों को क्लब कर देते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है I²RT, जिसका कांस्टेंट हम 1 लेते हैं और इस फॉर्मूले को फाइनली क्या लिख देते हैं, H = I²RT। इसे कहते हैं जूल लॉ ऑफ हीट। तो जब किसी भी कंडक्टर से करंट पास होता है तो वो कितना इलेक्ट्रिक करंट या एनर्जी को हीट में बदलेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल टू होता है किसके, प्रोडक्ट के। किसके प्रोडक्ट के, स्क्वायर ऑफ करंट कितना है, रेजिस्टेंस वो कितना ऑफर कर रहा है और कितनी देर के लिए आपने उसमें से करंट पास किया। तो हम इसको कैसे फ्रेम करते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the heat generated in a conductor is equal to product of square of current passing through the conductor, resistance offered by the conductor and time for which the current is passed through the conductor। तो अगर हम इसको क्लब कर देते हैं हमारे पास क्या आ जाता है, जूल्स लॉ ऑफ हीट। आई होप आपको ये समझ में आया। न्यूमेरिकल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की। अभी हमारे पास कंडक्टर था, कंडक्टर में से हमने करंट पास किया और उसने रेजिस्टेंस ऑफर करी और जिस रेजिस्टेंस की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो था वो किस में बदल गया, हीट एनर्जी में, जो हमें जूल्स लॉ ने बताया। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है भाई, ये वो एनर्जी होती है, ये वो वर्क डन होता है, ये वो मेहनत होती है जो करंट करता है एक सर्किट के अंदर। आपने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया, अब आपके वो घर का सर्किट भी हो सकता है, छोटा सा लैब के अंदर भी सर्किट हो सकता है। उस सर्किट में आप करंट पास करेंगे और वो करंट कुछ काम करेगा। वो मेहनत जो करंट काम कर रहा है एक सर्किट के अंदर, उस मेहनत को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है करंट का, वो क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कि भाई कितना चार्ज फ्लो कर रहा है गिवन टाइम के अंदर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, Q = I/T। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था पिछली क्लासेस के अंदर कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया कि वर्क डन क्या हो गया, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। हम इस Q की वैल्यू को यहां पे प्लेस कर देते हैं तो वर्क डन क्या हो जाएगा, I/T × V, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, VI × T। अब सर आपने इसको ऐसे क्यों लिखा, अब आप देखो भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। एनर्जी भी जूल में, वर्क डन भी जूल के अंदर। पावर आ गया, यहाँ तो है नहीं, टाइम आ गया, यहाँ पे हमारा टाइम है, तो इसका मतलब हमारे पास पावर का रिप्रेजेंटेशन कैसे आ गया, V × I। तो हमारे पास एनर्जी कैसे लिखा जाएगा, या फिर वर्क डन कैसे लिखा जाएगा, V × I × T, या फिर हम इस एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, पावर इनटू टाइम। जहाँ पे अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, VI। तो हमारे पास यहाँ पे पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, VI, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। तो सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो एक काम कर रहा है, उस काम को, उस मेहनत को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, वर्क डन, कि भाई कितना करंट है, कितनी देर के लिए फ्लो कर रहा है, और उन दो पॉइंट्स के बीच में जिसमें करंट फ्लो कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, हमने कंबाइन कर दिया तो एनर्जी क्या आ जाएगा, V × I × T,
और अगर हम उसको एनर्जी के फॉर्मूले से इक्वेट करते हैं पावर इनटू टाइम, तो हमारे पास पावर का एक नया फॉर्मूला आ गया। अब पावर हमारे पास क्या आ गया बेटा, वी आर, एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं V के फॉर्मूले को यहां पे प्लेस कर दूंगा तो ये आ जाएगा I इंटू आर, तो ये क्या आ गया, I स्क्वायर आर। एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास पावर का। और अगर इस पावर के फॉर्मूले को मैं एनर्जी में प्लेस करूंगा तो एनर्जी या वर्क डन मेरे पास क्या आ जाएगा, I स्क्वायर आर टी। याद है, ये वही फॉर्मूला है जो जूल लॉ ने बताया था हमें। तो जूल का जो फॉर्मूला है हमने यहां पे वो प्रूव कर दिया। ऑल्सो I हमारे पास क्या होता है, V बाय आर, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो अगर मैं इसी फॉर्मूले को इसमें दोबारा इक्वेट कर देता हूं तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V इंटू वी बाय आर। तो पावर का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास, V स्क्वायर बाय आर। और अगर मैं इसको एनर्जी के फॉर्मूले में प्लेस कर दूंगा तो मेरे पास एनर्जी का या हीट का या वर्क डन का एक और फॉर्मूला आ गया, वो है V स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो आप देख सकते हैं एक ही फॉर्मूले को एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम या वर्क डन इज इक्वल इनटू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हमने कितने सारे अलग अलग तरीकों से क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी आ गई और हमारे पास पावर का फॉर्मूला भी आ गया। तो हम इलेक्ट्रिक पावर भी डिफाइन कर सकते हैं ऐसे। तो इलेक्ट्रिक पावर जिसको हम सिंपली P से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वर्क डन अपॉन टाइम, या आप इसको H अपॉन T भी लिख सकते हैं। आप इनमें से एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला प्लेस कीजिए, आप ये वाला फॉर्मूला प्लेस कीजिए एनर्जी का, आप एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला प्लेस कीजिए, आप एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला प्लेस कीजिए, कोई भी फॉर्मूला प्लेस करेंगे आपके पास घूम फिर के पावर का फॉर्मूला दोबारा यहीं पे आ जाएगा। तो वही चीज घुमा फिरा के हम पढ़ रहे हैं। तो आई होप क्लास आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमारे घरों के बिजली के बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे रेट किए जाते हैं। जो नॉर्मल यूनिट होता है, हम बात करते हैं किसकी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो एसआई यूनिट है एनर्जी का, वो क्या होता है, जूल। लेकिन जो कंजम्पशन हम एनर्जी की अपने घरों में करते हैं वो काफी ज्यादा होती है, और उसको अगर जूल में रिप्रेजेंट करेंगे तो जूल एक बहुत ही छोटा यूनिट बन जाता है एनर्जी का। इसलिए हमारे पास बड़े यूनिट भी हैं। अब उसमें हमारे पास आ जाता है किलो जूल, राइट। पर हमको उससे भी ज़्यादा, क्योंकि कंजम्पशन हमारी बहुत ज़्यादा है एनर्जी की, इसलिए हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट बनाया, जिसको हम क्या कहते हैं, किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट के अंदर 1000 वॉट्स होते हैं, और 1 आवर के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो 1 किलोवाट आवर, ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये कितना आ जाता है 36, साथ में कितनी आ जाती हैं 5 zeros, ये आ गया वॉट सेकेंड। तो इसको हम कैसे लिखते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 वॉट सेकेंड। और फाइनली 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर। तो अब देखा ना, किलो जूल में भी अगर ये होता तो 10 टू द पावर 3 में आता, जो बड़ा छोटा यूनिट बनता। तो हमारी कंजम्पशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी की घरों के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमको बड़ा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट चाहिए था। इसलिए हमने कमर्शियल यूनिट जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या बनाया, किलोवाट आवर, जो हम यूज़ करते हैं। हर घर को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ किलोवाट आवर सप्लाई किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन उनके घर के अंदर अप्लायंसेस कितने हैं नॉर्मली, बट एनीवेज वो हमारा पार्ट नहीं है। नेक्स्ट हम इस टॉपिक के अंदर बात करते हैं किसकी, रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब आप जब भी कोई नेक्स्ट टाइम अपना कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देखें, स्पेशली बल्ब वगैरह, ट्यूबलाइट वगैरह, तो उनके अंदर एक रेटिंग लिखी होती है। वो रेटिंग जो होती है वो पावर एंड वोल्टेज को रिप्रेजेंट करती है। लेट्स सपोज एग्जांपल लेते हैं, एक अप्लायंस है, उसके साथ लिखा है 100 वॉट्स एंड 220 वोल्ट, ऐसे रेटिंग होती है। या उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वहां पे 100 वॉट 220 वोल्ट। तो एक पावर है, एक वोल्टेज है। इस रेटिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इस वोल्टेज पर अप्लायंस विल कंज्यूम इतनी पावर। मतलब इस वोल्टेज पर लोग ये समझते हैं कि इस वोल्टेज पर ये इतनी पावर देगा। नो 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 नो, इस वोल्टेज पर ये अप्लायंस इतनी पावर जो है वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। तो अगर ये पावर ज्यादा है, इसका मतलब है आपका बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आने वाला है, राइट। तो इस कॉन्टेक्स्ट से आप निकालते हैं रेटिंग। जब आपको रेटिंग पता हो तो आप अप्लायंस की रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, जो फिक्स्ड रहती है टेम्परेचर पर। फॉर्मूला आपको पता है, अगर आपको पावर पता है, वोल्टेज पता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो आप उससे अप्लायंस की क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस, क्योंकि उस टेम्परेचर पर उसकी रेजिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब सिंस रेजिस्टेंस आ गया, वोल्टेज आ गया, तो फिर आप करंट भी निकाल सकते हैं, कितना करंट सर्किट में फ्लो करेगा एंड सो ऑन, राइट। तो आई होप ये आपको पार्ट क्लियर हुआ। तो चलिए बात करते हैं इसके नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की, वो है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हमको पता लगा कि भाई हर अप्लायंस कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देता है, तो हमारे पास कुछ मटेरियल्स ऐसे थे जिनका काम ही सिर्फ करंट को रोकना है, मतलब उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हमने इस चीज़ का इस्तेमाल किया। कईयों के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, कईयों में रेजिस्टेंस ठीक ठीक होती है, ठीक है ना, बट जिनकी रेजिस्टेंस बहुत कम है उनको हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स या डिवाइसेस बनाने के लिए। बट यहाँ पर हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास एप्लीकेशन आता है वो है इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस के।
अब हमने ऐसे डिवाइसेस बना लिए हैं जो हमारे से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले लेते हैं और उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उस हीट एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं टू डू वर्क। जैसे इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक आयन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक फर्नेस, ये सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस करंट लेते हैं और इनके अंदर जो रेजिस्टर कॉइल्स होती हैं वो करंट को हीट एनर्जी में बदल देती हैं, जिसका हम यूटिलाइज करते हैं। अब हम चाहे उससे पानी गर्म करें, हम चाहे उससे कपड़े प्रेस करें, हम चाहे उससे रूम को वार्म करें, सर्दियों में हम इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम अपने लिए क्या बनाएं, खाना बनाएं, टोस्ट बनाएं, तो वो भी करंट को हीट एनर्जी में बदल देते हैं। जो हमारी सेकंड एप्लीकेशन आती है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर एक स्पेशली डिजाइंड टंगस्टन फिलामेंट का इस्तेमाल किया जाता है, which has very high resistance। हालांकि टंगस्टन एक मेटल है पर इसकी रेजिस्टेंस बड़ी ज़्यादा होती है, तो जब इसमें से करंट पास होता है तो ये हाई रेजिस्टेंस की वजह से करंट को हीट एनर्जी में बदल देता है। बट लोगों को लगता है कि अगर हीट एनर्जी में बदलेगा तो वो जल भी सकता है, बर्न भी कर सकता है। नो, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस के आसपास, इसीलिए ये इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं करता। अदरवाइज जो ये सारे अप्लायंसेस आपने इस्तेमाल किए हैं, इनके अंदर तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं एलॉयज का। सर क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एलॉयज ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं एज कंपेयर टू प्योर मेटल, इसलिए रेजिस्टेंट कॉइल्स जो होती हैं या रेजिस्टर कॉइल्स जो होती हैं वो मेटल की नहीं बनी होती, एलॉयज की बनी होती है, और वो करंट को हीट में बदल देते हैं एंड दे डू नॉट ईजिली गेट ऑक्सीडाइज, मतलब इतनी आसानी से बर्न भी नहीं करते। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, बट फर्क यह कि हमने यहाँ पे रेजिस्टर की जगह, एलॉय की जगह क्या लिया है, एक मेटल लिया है जिसकी खुद की रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है और वो भी इतना ज़्यादा इतनी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं करता क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। मोर ओवर ये हीट तो देता ही देता है, पर ये कुछ पोर्शन जो होता है करंट का वो लाइट में बदल देता है और हम उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं कि ताकि हमारे रूम के अंदर क्या आ जाए, लाइट आ जाए, रोशनी आ जाए। एंड फाइनली जो हमारा थर्ड एप्लीकेशन आता है वो आता है किसका, इलेक्ट्रिक फ्यूज का। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस होता है, हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर के अंदर है। इस सेफ्टी डिवाइस के अंदर एक स्पेशली डिज़ाइंड वायर होती है मटेरियल की, जिसे हम कहते हैं फ्यूज वायर, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एंड इसकी रेजिस्टेंस जो है वो टेक्निकली मॉडरेट होती है। और हर इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम होता है एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट को ही पास थ्रू करने देना, उससे ज़्यादा नहीं। सर क्यों? ये ना हो कि हमारा अप्लायंस ख़राब हो जाए, इसलिए अगर हमारे अप्लायंस को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट चाहिए तो हम उतना ही करंट पास कराने की सेफ्टी के लिए उससे पहले क्या लगा देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज। ये अलग अलग रेटिंग का होता है, आपको 1 एम्पियर का भी मिल जाएगा, 2 एम्पियर का भी मिल जाएगा, 3 एम्पियर का भी मिल जाएगा, 5 एम्पियर का भी मिल जाएगा, 10 एम्पियर का भी मिल जाएगा,
15 एम्पियर का भी मिल जाएगा, जितनी भी नीड चाहिए आपको उस हिसाब से आपको मेनली फ्यूज जो है वो मिल जाते हैं। अब क्या होगा, उस इलेक्ट्रिक फ्यूज के अंदर एक वायर होती है जिसका हमने नाम क्या लिया, फ्यूज वायर। और लेट्स सपोज ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है ये 5 एम्पियर करंट ही पास कर सकता है। अगर लेट्स सपोज इससे 6 एम्पियर करंट पास हुआ तो ये 5 एम्पियर को जाने देगा, पर 1 एम्पियर करंट जो फालतू है उसको रेजिस्टेंस की वजह से, इसकी मॉडरेट रेजिस्टेंस होती है, उसको हीट में बदलना शुरू कर देगा। जैसे ही हीट प्रोड्यूस होगी, इस फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो ये मेल्ट करके सर्किट को ब्रेक कर देती है। फ्यूज हमारा सस्ता सा आता है, 5, 10, 15, 20 रुपए का, और हमारा महंगा इलेक्ट्रिक अप्लायंस बच जाता है। तो यहाँ पे भी हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की मदद से अपने इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बचा लिया, राइट। तो क्लास, आई होप आपको हमारा आज का ये लेक्चर समझ में आया। हमने इस लेक्चर के साथ इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दिया है। आप इनको अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इन टॉपिक पे बेस्ड, जो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा, जो मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को ही डेडिकेट कर दूंगा, क्योंकि मुझे काफ़ी बच्चों ने बताया कि न्यूमेरिकल्स में उनको काफ़ी दिक्कत आती है। पर तब तक बिफोर यू गो थ्रू माय नेक्स्ट लेक्चर ऑफ न्यूमेरिकल्स, मेक श्योर आपके पास सारे इलेक्ट्रिसिटी के जो लेक्चर्स हैं वो अच्छे से आने चाहिए, और ये वाले लेक्चर जो हैं वो अच्छे से आना चाहिए, राइट। सो क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट शेयर कीजिएगा, आपको पसंद आया नहीं पसंद आया, सर इसमें ये नहीं बताया आपने, सर आप चाहते हम इसको और भी क्या कहते हैं ऐड ऑन करना था। तो जैसा भी आपको फील लगता है आप प्लीज़ अपने कमेंट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस लेक्चर को, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप सब लोग इस चैनल से अपनी एजुकेशन का बेनिफिट उठा सकें। Thank you very much. Bye bye from School of Science.